नमस्कार दोस्तों, कहानी हर तरफ में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी, थोड़ा सा साथ। रात के यही कोई 11 बजे होंगे और सड़क पूरी सुनसान। गर्मी की रात होती तो कई लोग सड़क पर दिख जाते, लेकिन दिसंबर की रात और फिर कड़ाके की ठंड और उस पर भी रह रहकर चलती शीतलहर। हाथ पांव ठंड से पाला हुए जा रहे थे। इसी ठंड में सिगरेट फूंकता नरेंद्र अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। उसके कदम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे मानो कोई बड़ा निर्णय ले लिया हो, और जिस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या के विचार को नकार कर घर लौट रहे नरेंद्र ने आज सोच लिया था कि समस्या की जो जड़ है उसे ही समाप्त करना चाहिए। किसी और के कर्मों की सज़ा स्वयं को क्यों दी जाए। अभी मेरा पूरा जीवन सामने पड़ा है और दोनों बच्चों का भी। मैं नहीं रहा तो दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। सुजाता का क्या है, वह रहे या न रहे, बच्चों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औरों की तरह वह भी सामान्य माँ होती तो शायद उसके नहीं रहने से बच्चे दुखी होते, लेकिन एक ऐसी औरत जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, उसके साथ उसके बच्चे भला कितने दिन रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आखिर कितने दिन तक सुजाता का साथ निभा पाऊँगा। सुजाता की हरकतों से परेशान होकर ही तो पिछले 2 सालों में यह तीसरा अवसर था जब मैं स्वयं को ख़त्म करने के इरादे से घर से निकला था, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। और ख़त्म करूँ भी क्यों खुद को? मेरी क्या गलती है? मैं अपने सारे काम विधिवत कर सकता हूँ, और अपने ही नहीं दूसरों के भी। ऑफिस में कितने ही लोग अपना काम मुझसे करवा लेते हैं। सभी का काम तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। और ऑफिस का क्या, मैं तो घर के भी सारे काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता। अपने बच्चों के साथ साथ मैं तो सुजाता के कपड़े भी धो लेता हूँ। सुजाता के कपड़े, यह ख्याल आते ही नरेंद्र का मन फिर कसैला हो गया। अपमान और तिरस्कार का कड़वा घूंट जो उसके गले से बड़ी ही मुश्किल से नीचे उतरा था, फिर से आकर गले में अटक गया। 10 लोगों के बीच कहे गए शर्मा के व्यंग, क्यों नरेंद्र, सुना है तू अपनी बीवी के कपड़े धोता है? साला जोरू का गुलाम है क्या? और फिर शुक्ला की हो करती हंसी। शुक्ला और शर्मा दोनों के चेहरे नरेंद्र के सामने साकार हो उठे। उसने घृणा से अपने सामने थूकते हुए कहा, अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। बहुत हो चुका तुम लोगों का मजाक और मेरा तिरस्कार। अब मैं सुजाता के कपड़े नहीं धोऊंगा। और कपड़े ही क्या, घर का कोई भी काम अब मैं नहीं करूँगा। लोग ठीक ही कहते हैं, आदमी कमाने के लिए होता है और औरत घर संभालने के लिए। एक समय था जब सुजाता घर संभालती थी। हमारी शादी के समय मेरे दोनों भाई छोटे छोटे थे। सुजाता ने सबका ध्यान रखा, माँ पिताजी का भी और दोनों भाइयों का भी। लेकिन अब पिछले 4 सालों से उसने जो व्यवहार अपना रखा है, उसे देखकर तो माँ पिताजी भी कहते हैं कि इसे कहीं पागल खाने में छोड़ाओ। रोज़ रोज़ की तकलीफ़ों से छुटकारा तो मिलेगा। परिवार संभालने के लिए दूसरी लड़की मिल जाएगी। शादी ब्याह कर लेना और चैन से जीवन बिताना। मैंने पहले सोचा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब देखता हूँ कि सुजाता का पागलपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। घर के खर्चों को कम करके उसके लिए महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो उसे पागल खाने में सचमुच ही भर्ती कर दिया जाए, पाप तो कटेगा। सोचते हुए नरेंद्र ने दूसरी सिगरेट सुलगा ली और जिसे फूंकता हुआ वह घर तक पहुँच गया। घर में रोज़ की तरह अब तक सभी सो चुके थे। केवल सुजाता ही बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर कुछ देख रही थी। बाहर घुप अंधेरा था, मगर फिर भी इस अंधेरे में उसे जाने क्या दिखता कि वह रोज़ यूं ही खिड़की के पास तब तक बैठी रहती जब तक नरेंद्र घर नहीं आ जाता। यह उसका रोज़ का नियम था। शायद वह नरेंद्र की राह ही देखती थी। आज भी जब नरेंद्र घर पहुंचा तो सुजाता को खिड़की के पास बैठा हुआ ही पाया।
नरेंद्र को उसके इस व्यवहार से भी अब चिढ़ होने लगी है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब वह किसी से चिढ़ा होता है तो उसके प्रत्येक व्यवहार से उसे चिढ़ होने लगती है। नरेंद्र की स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही हो गई है, लेकिन आज उसने यह सोचकर कि कल से यह नाटक नहीं देखना होगा, कुछ नहीं कहकर केवल एक गहरी सांस ली और फिर जूतों सहित गुसलखाने की ओर बढ़ चला। और दिन होता तो अभी वह सुजाता के साथ बहस कर रहा होता। सुजाता उससे कहती कि जूते भी धुल लो और वह कहता कि मैं इन्हें बाहर ही उतार देता हूँ, लेकिन सुजाता नहीं मानती और अंत में नरेंद्र को रात में ही जूतों सहित शरीर के सारे कपड़े धुलने पड़ते, नहाना पड़ता। और ये सब जब तक वह नहीं कर लेता तब तक उसे ना ही रसोई में जाने की अनुमति मिलती और ना ही अपने कमरे में। बाहर से आकर बिस्तर पर तो वह कभी बैठ ही नहीं सकता था। और वह क्या, बच्चों को भी इस बात की अनुमति नहीं थी कि वे कहीं से भी आएं और सीधा घर में घुस जाएं। बिना नहाए, बिना कपड़े धुलवाए घर में किसी भी सामान को छूने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। हद तो तब होती थी जब नरेंद्र की जेब में जितने रुपए होते थे वे भी धुले जाते। सिक्के तो ठीक, लेकिन रोज़ रोज़ रुपयों का भी धुला जाना नरेंद्र को बहुत अखरता, क्योंकि अगले दिन जब इन धुले हुए रुपयों को चाय की दुकान या ऑफिस की कैंटीन में खर्च करने के लिए वह निकालता तो रुपए लेने वाले लोग उसे ऐसे घूरते जैसे उससे कितना बड़ा अपराध हो गया हो। कैंटीन वाला तो कह भी देता, आपके घर रुपयों को धोने की भी मशीन है क्या? ऐसा नहीं था कि ये सारी पाबंदियाँ सुजाता ने केवल नरेंद्र और दोनों बच्चों पर ही लगाई हो। वह स्वयं भी दिन में जाने कितनी बार नहाती, अपनी साड़ी के आंचल को इस तरह से पकड़कर चलती कि वह घर के किसी भी सामान से छू ना जाए, और अगर गलती से छू जाए तो वह कपड़े बदलने और नहाने के लिए तुरंत गुसलखाने की ओर दौड़ पड़ती। दरअसल यही सुजाता की बीमारी थी, हर कुछ साफ रहे, हर कुछ धुला जाए। यह चाहत उसके अंदर बलवती होकर बीमारी का रूप ले चुकी थी, जिसे डॉक्टर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते थे। सुजाता को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में नहाने से व्यक्ति बीमार हो जाएगा। उसका स्पष्ट कहना था, नहीं नहाना है तो बाहर मत जाओ, घर में रहो। लेकिन बाहर जाए बिना काम भला कैसे चल सकता था? बच्चों को स्कूल जाना ही होगा, आदमी को काम पर जाना ही होगा, और अगर नहीं भी गए तो घर में भी सुजाता कौन सा छोड़ देने वाली थी, जो मल मूत्र त्यागने जैसी नैसर्गिक क्रियाएं करने के बाद स्वयं दिन में कई बार नहाती हो, वह बच्चों को बिना नहलाए भला कैसे छोड़ सकती थी? जितनी बार पेशाब करने जाओ उतनी बार नहाओ, इससे तो अच्छा कि स्कूल या ऑफिस ही चले जाओ। सुजाता की हरकतों से बच्चे और पति दोनों ही त्रस्त थे। खाना निकाल दूँ? नरेंद्र नहा कर आया तो सुजाता ने खिड़की के पास बैठे हुए ही पूछा। नहीं, तुम रहने दो, मैं ले लेता हूँ। नरेंद्र जानता था कि रसोई में कुछ छू छा गया तो ये अभी नहाने चली जाएगी, इसलिए उसने स्वयं ही ले लेना उचित समझा। सुजाता ने फिर कुछ नहीं कहा। नरेंद्र रसोई से खाने की थाली लेकर आ गया, जो पहले से ही माँ ने सजाकर ढक रखी थी। थाली लिए वह बिस्तर पर बैठने ही वाला था कि जैसे उसे कुछ याद आया, और फिर वह ज़मीन पर पालथी मारकर बैठ गया और खाना खाने लगा। सुजाता उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज खुद ही ज़मीन पर बैठ गए? रोज़ तो कहना पड़ता है। तो और क्या करूं? जानता हूं बिस्तर पर थाली लेकर बैठ गया तो तुम अभी चादर निकाल कर धोने के लिए डाल दोगी। इससे अच्छा कि मैं नीचे ही बैठकर खा लूं। नरेंद्र के शब्दों से ही उसकी झल्लाहट दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास करते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल सुबह रांची चलना है। लेकिन अभी तो दवाई है। सुजाता आश्चर्य से बोली, अभी 10 दिन ही तो हुए रांची से आए, फिर इतनी जल्दी? हाँ, डॉक्टर ने बुलाया है। मुझे भी जाना होगा। तुम तो जानते ही हो कि ट्रेन में मुझे कितनी दिक्कत हो जाती है, न नहाने की जगह न सोने की साफ जगह। हाँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। बीमार तुम हो तो डॉक्टर मुझे देखकर दवा भला कैसे दे सकते हैं?
ठीक है। सुजाता ने फिर कुछ नहीं कहा। नरेंद्र के शब्दों की तलखी उसे महसूस हो रही थी। उसने चुपचाप लेट जाने में ही भलाई समझी। नरेंद्र ने खाना खत्म किया और फिर हाथ धोकर फर्श पर ही चटाई बिछाकर लेट गया। ठंड से हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि कल से यह सब नहीं झेलना होगा। सुजाता वहाँ रांची के पागलखाने में आराम से रहेगी और मैं यहाँ आराम से। सोचकर ही उसका मन आनंदित हो गया। मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रांची के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर देवराजन, जिनसे सुजाता का इलाज चल रहा था, उनसे नरेंद्र ने पहले ही फ़ोन पर बात कर मुलाकात का समय निश्चित कर लिया था। इसलिए जब वह सुजाता के साथ उनके अस्पताल में पहुंचा तो डॉक्टर ने बिना इंतज़ार करवाए उसे अपने चैम्बर में बुलवा लिया और दोनों को बैठने का संकेत करते हुए नरेंद्र से पूछा, तो क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है? नरेंद्र सुजाता के सामने डॉक्टर से कुछ भी कहने में हिचक रहा था, इसलिए डॉक्टर ने सुजाता को अंदर वाले केबिन में भेज दिया और नरेंद्र से फिर पूछा, तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? जी। नरेंद्र ने दृढ़ता से हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन दवाइयों का उस पर असर हो रहा है, वह पहले से बहुत ठीक हो गई है। डॉक्टर ने एक बार फिर समझाना चाहा, तो नरेंद्र ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ऐसा आपको लग रहा है कि वह ठीक हो गई है, मुझे तो नहीं लगता। उसका 50 बार नहाना धोना अब भी जारी है। मैं और बच्चे दोनों त्रस्त हो गए हैं। हमें इससे अब छुटकारा चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ा समय लगेगा, मैं सारी औपचारिकताएं पूरी करवाता हूँ, कहकर डॉक्टर सामने रखे अपने पैड पर कुछ लिखने लगे। लेकिन फिर जैसे अपने सामने बैठे नरेंद्र की उपस्थिति उनके लिखने में बाधा पहुँचा रही हो, वे लिखना बंद कर उससे बोले, थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम चाहो तो पागलखाने घूम कर एक बार देख सकते हो। पागलखाने क्या घूमना? नरेंद्र की इच्छा तो नहीं थी, मगर फिर भी उसने सहमति दे दी। सोचा, जहाँ अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहा हूँ वह जगह एक बार तो देख ही लूँ। ठीक है, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। अब तक सुजाता भी केबिन से निकलकर उसके पास आ खड़ी हुई थी। डॉक्टर कुछ लिखने में व्यस्त थे तो उसने नरेंद्र से ही पूछा, क्या हुआ, दवाई मिल गई? नहीं, अभी लिख रहे हैं। चलो तब तक थोड़ा घूम कर आते हैं। कहते हुए उसने सुजाता का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन फिर जैसे उसे लगा कि उसके छूने से सुजाता के हाथ मैले हो जाएंगे और वह धोने चली जाएगी, उसने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, आओ थोड़ा बाहर से आते हैं। बिना किसी नानुकुर के सुजाता नरेंद्र के पीछे पीछे चल दी। डॉक्टर के निर्देश पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी नरेंद्र के साथ हो लिया। बड़ा सा मैदान और चारों तरफ अजब गजब व्यवहार करते लोग। कोई हंस रहा है तो कोई गंभीर मुद्रा बनाए ऐसे बैठा है मानो गहरे चिंतन में डूबा हो। एक तो कागज कलम लेकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। नरेंद्र को उसने देखा तो कागज सामने करते हुए बोला, मुन्नी के लिए चिट्ठी लिख दी है बाबू, इसे मुन्नी तक पहुंचा देना। कहकर उसने कागज आगे किया, लेकिन फिर सिक्योरिटी गार्ड के डर से हाथ पीछे कर लिए। नरेंद्र ने सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा तो वह बोला, मुन्नी इसकी बेटी का नाम है जो इसे यहाँ छोड़ गई थी। अब यह सोचता है कि उस तक इसकी चिट्ठी पहुँचेगी तो वह इसे ले जाएगी। तो आप लोगों ने इसकी बेटी को बुलाकर कहा नहीं कि ये वापस जाना चाहते हैं, इन्हें ले जाए? वापस कौन ले जाना चाहता है साहब, सब यहाँ इसीलिए छोड़कर जाते हैं ताकि छुटकारा मिल जाए। ठीक हो जाने के बाद भी इनके परिवार वाले इन्हें वापस नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि एक तो इतना लंबा समय बीत चुका होता है कि परिवार वाले अपनी दुनिया में रम चुके होते हैं, और दूसरे उन्हें यह भी डर रहता है कि पागलपन का फिर से दौरा पड़ गया तो क्या करेंगे। फिर वही खर्चे, भर्ती कराने में फिर वही औपचारिकताएं। इससे अच्छा तो यहीं पड़े रहने दो। नरेंद्र सिक्योरिटी गार्ड की बातें बहुत गंभीरता से सुन रहा था और मन ही मन विचार कर रहा था, अगर सुजाता यहाँ रहते हुए ठीक हो गई तो क्या मैं उसे वापस ले जा सकूँगा? क्या पता तब तक मेरी भी दुनिया बदल चुकी हो। माँ पिताजी तो कहते ही हैं कि दूसरी शादी कर लो,
अगर हो गई तो क्या दूसरी औरत सुजाता को बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, जीवन फिर से नरक हो जाएगा। सोचते हुए नरेंद्र अंदर तक कांप गया। तभी उगा है सूरज देव, भइल भिन सरवा, अरग के बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। गीत के बोल कान में पड़े तो नरेंद्र ने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। जमीन पर बैठी एक औरत बड़ी ही तल्लीनता से यह गीत गा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए। आंखें बंद किए अपने दोनों हाथ जोड़े वह औरत गाने में इतनी लीन थी मानो उसके आसपास दूसरा कोई और ना हो। नरेंद्र के पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, साहब इसका इकलौता बच्चा छठ पूजा के दिन घाट में डूबकर मर गया था। तब से यह पागल होकर छठ पूजा का यह गीत गाती है। औरत की व्यथा सुनकर नरेंद्र कुछ द्रवित सा हो गया। उसे अपने दोनों बच्चों का ख्याल हो आया। भरे गले से उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, माँ का अपने बच्चे से रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। जी। सिक्योरिटी गार्ड ने भी गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दे दी। नरेंद्र सिक्योरिटी गार्ड के साथ आगे बढ़ने को हुआ। तभी उसने देखा सुजाता उस औरत के सामने बैठी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दे रही है। अपनी शॉल उसने उस औरत को ओढ़ा दी है। वह औरत भी सुजाता का हाथ अपने हाथों में कसकर थामे उसे कुछ बताने का प्रयास कर रही है और सुजाता ऐसे सिर हिला रही है जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो। यह दृश्य देखकर तो नरेंद्र चकित रह गया। जो औरत अपनी साड़ी का पल्लू भी कहीं छूने नहीं देती, वह औरत आज जमीन पर बैठकर एक मैली कुचैली औरत के साथ न केवल बात कर रही है बल्कि उसने उसका कंधा भी पकड़ा है, उसके हाथ भी थामे हैं। ये वही सुजाता है। आश्चर्य से नरेंद्र चिल्ला पड़ा, सुजाता! सुजाता ने पीछे मुड़कर देखा और हाथ के इशारे से बोली, आती हूँ। फिर वह उस औरत के सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर उठ खड़ी हुई और नरेंद्र के समीप आकर बोली, बेचारी बहुत दुखी मालूम पड़ती है। हाँ, लेकिन तुम? मैं उसे सांत्वना दे रही थी कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पति जब भी मेरी दवा लेने यहाँ आएंगे तो मैं उनके हाथ तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और शॉल भिजवा दिया करूँगी। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वे हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। कहकर सुजाता ने नरेंद्र से पूछा, आप ले आया करेंगे ना इसकी ज़रूरत का सामान? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नरेंद्र हकलाते हुए बोला। एक बात और पूछूं? सुजाता ने नरेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा और फिर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए स्वयं ही बोली, आप मुझे यहाँ छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे? अब तो नरेंद्र को काटो तो खून नहीं, बोल उसके गले में फंसकर रह गए। उसके मुंह से ना हाँ निकला और ना। वह एकटक सा सुजाता को देखता रहा। नरेंद्र से कोई उत्तर ना पाकर सुजाता ने स्वयं ही कहा, डॉक्टर साहब की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, मैं पहले से काफ़ी ठीक हो गई हूँ। आपका बस थोड़ा सा साथ और मिल जाए तो मैं पूरी ठीक हो जाऊँगी। यहाँ रह गई तो आप लोगों को मुझसे छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन इन सब के बीच रहने से हो सकता है कि मेरी बीमारी और बढ़ जाए, मैं भी इनकी तरह व्यवहार करने लगूँ। सुजाता की बात सुनकर नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे आज उसका कद बहुत बौना हो गया है और सुजाता उससे बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा संयमित। उससे लगा जिस औरत ने अपने जीवन के कई साल मेरे परिवार की देखभाल में बिता दिए, उस औरत की थोड़ी सी देखभाल मैं न कर सका। इससे इतना परेशान हो गया कि छुटकारा पाने के नए नए रास्ते तलाशने लगा। इस समय नरेंद्र के दिमाग में शर्मा, शुक्ला, माँ, पिताजी सबकी बातें एक एक कर घूमने लगीं। उसने शर्म से अपनी गर्दन नीची कर ली और सभी बातों का सूत्र अपने हाथ में लेते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख दी होंगी, हमें रात की ट्रेन भी पकड़नी है। जी। सुजाता ने हाँ में सिर हिला दिया। वापस लौटते समय नरेंद्र ने बिना कुछ याद किए सुजाता का हाथ पकड़ लिया और सुजाता भी बिना किसी विरोध के नरेंद्र के हाथ में अपना हाथ दिए मुस्कुराते हुए चल पड़ी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।